जेंट वाटरमेलन हाउस, बड़ा तरबूज का घर। एक बहुत ही प्यारा सा गांव था जिसमें गोपी और गिरी नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों ही खेती का काम किया करते थे। गोपी बड़ा भाई था और वो बहुत होशियार और समझदार भी था, लेकिन छोटा भाई गिरी वो बहुत ही मासूम और भोला था। उनके पास उनकी कुछ जमीन थी जिसमें वो लोग खेती करते थे। मौसम के मुताबिक वो उनके जमीन में खेती किया करते थे। ज्यादातर वो लोग तरबूज ही पिकाया करते थे। उनकी खेती भी बहुत अच्छी होती थी। उनके खेत की जो जमीन होती थी वो बहुत ही अच्छी थी। जो भी उसमें डालते थे उसकी पीक बहुत ही अच्छी होती थी, जिससे उनको अच्छे फायदे भी मिल जाया करते थे। उनके पास एक और जमीन भी होती थी, लेकिन उसमें बिल्कुल अच्छी पीक नहीं होती थी। उस जमीन में जो भी फसल पिकाने की कोशिश करते थे वो सब बर्बाद ही हो जाता था। अगर तरबूज का खेत डालते तो तरबूज का आकार भी बहुत ही छोटा होता था और उसके साथ साथ उन तरबूजों में बिल्कुल स्वाद ही नहीं रहता था, जिसके कारण उनके पास से वो तरबूज कोई खरीदना पसंद नहीं करता था। बड़े भाई गोपी की पत्नी बहुत ही लालची और स्वार्थी किस्म की औरत थी। गोपी के साथ उसकी शादी होते ही उसने जायदाद में हिस्सा मांगा था और हिस्से में वो जो बहुत अच्छी पीक होने वाली जमीन थी वही वो अपने लिए मांगती है। छोटा भाई गिरी बहुत ही मासूम और भोला था। वो किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलता था, भैया और भाभी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसके हिस्से में जो जमीन आई थी वो उसी का ख्याल रखता था और उसी जमीन में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर वहीं रहा करते थे। अजी सुनते हो, सुबह से लेकर अब तक बस वो खेती पानी से भिगो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं हमारे तरबूज इतने छोटे क्यों होते हैं और कोई स्वाद भी नहीं होता। हमारे पिकाए तरबूज कोई नहीं खरीदता है, इसीलिए हमारे भिजवाए सारे लोड के बस आधा ही दाम दिया था उस सेठ जी ने। अरे शांति, अब मैं करूं भी तो क्या करूं, तुम ही बताओ। मैं जानता हूं तो सिर्फ ये एक खेती ही है और इसके सिवा मुझे कोई काम आता भी नहीं है ना। पिछली बार मैंने सब्जी डाली थी, लेकिन तुम्हें याद है ना कि हमारा क्या हाल हुआ था। आज भी इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अरे अब आप ऐसे उदास मत हो जाइए, इस जमीन में ही वो बात नहीं है। अब आप इतनी मेहनत करते हो लेकिन इसका हमें फल नहीं मिलता। अच्छा अभी वो सब छोड़ो और ये छाछ पी लो। भैया, भाभी, आइए। अगर एक बार कह दिया होता तो मैं खुद आ जाता था ना भैया। हाँ, वो मैं घर के गृह प्रवेश के लिए बुलाने के लिए आया था। गृह प्रवेश? लेकिन किसके घर का भैया? अरे मेरा ही घर। सारे गांव के लोगों को पता था और मुझे लगा कि तुम भी जानते होगे। ये सब तुम्हारी भाभी की वजह से हुआ है। वो जो भी काम करती है बहुत फायदा मिलता है उसमें। इसी ने हाइब्रिड बीज मंगवाए थे, जिससे हमारी खेती बहुत अच्छी हो गई थी। 3 महीनों में ही मैंने अपने लिए एक नया घर भी बनवा लिया था, जिसका गृह प्रवेश होने वाला है। तुम भी अपनी पत्नी के साथ आना और खाना खाकर चले जाना, ठीक है? इतना कहकर उसके छोटे भाई के हाथ में काट थमाकर वहां से गोपी चला जाता है। गिरी और उसका परिवार इतने दुख में था, लेकिन ये सब देखने के बाद भी उसके बड़े भाई को उनकी कोई चिंता नहीं है। इस बात से गिरी को बहुत दुख हुआ था, लेकिन उनसे उसने कुछ नहीं कहा था। गिरी ने सोचा कि बड़ा भाई आकर उसे घर बुलाया था,
इस बात के लिए वो जाकर जरूर गृह प्रवेश में शामिल होगा। ये सोचकर वो उसकी पत्नी को लेकर दूसरे दिन सुबह उसके भाई के नए घर के पास चला जाता है और घर के सामने ही उसकी भाभी खड़ी हुई थी। आ गए गिरी? हाँ, तुम्हारे भैया ने तो बस ऐसे ही दिल रखने के लिए बुला लिया था। आगे पीछे कुछ सोचे बिना ऐसे चले आ गए। अपनी हालत देखिए तुम लोगों ने। यहाँ सारे लोग बहुत ही मालदार और बड़े घराने के रईस लोग आते हैं। ये मेरा भाई है कहकर दूसरे से अगर परिचय करवाने के लिए भी तुम्हारी हालत देखी है तुमने। अगर तुम्हारे भैया की बेइज्जती ऐसे हो गई सारे लोगों में, तो उनका सर नहीं झुक जाएगा शर्म से। अरे ये तो बहुत ही भोला है। तुम तो अक्लमंद हो ना शांति, तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं है क्या? बड़े भाई की पत्नी की कही बातें सुनकर छोटे भाई की पत्नी को बहुत दुख हुआ था और उसने कुछ कहना तो चाहा था, लेकिन फिर भी गिरी ने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया था और फिर उसको इशारा देने लगा कि वो उससे कुछ न कहे। इतना कहकर वो अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। गिरी की पत्नी शांति को अपने पति के भोलेपन को देखकर उनके भैया और भाभी ने जो धोखा किया था इसके बारे में बहुत दुख था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई थी। और उसका पति गिरी जितनी बेइज्जती उसके भाई के घर के पास हुई थी वो सब कुछ भूल गया था और अपना काम रोज की तरह कर रहा था। जो तरबूज उसके खेत में पिके थे वो सारे ही एक होलसेल दुकान के पास भेज देता है, लेकिन वो देखने में ठीक नहीं है और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं है। ये कहकर उसके तरबूज किसी ने भी नहीं खरीदे थे। जैसे वो लेकर गए थे वैसे ही सारे के सारे तरबूज वापस घर लौट जाते हैं। गिरी ने सोचा था कि उनके घर के लिए जितना पैसा होगा उतना तो इन तरबूजों से वो कमा ही लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दिन जैसे जैसे गुजरते गए उनके घर की परिस्थिति भी वैसे वैसे बिगड़ती गई। फिर एक दिन, शांति, तुम्हारे पति जैसा पति शायद इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। मैं तुम्हें कम से कम 3 टाइम की रोटी नहीं खिला पा रहा हूँ। मुझ जैसे लोगों को तो जीने का अधिकार भी नहीं है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे भी अच्छे दिन ना जरूर आएंगे। घर में कुछ बचे कुचे चावल पड़े थे जिसका मैंने खाना बना दिया था, और हमारे आंगन में ही पिके बैंगन है ना, मैंने उसकी सब्जी बना दी है। अभी ना आप आराम से पेट भर के खाना खाकर सो जाइएगा और सुबह उठकर हम शहर जाएंगे और कोई न कोई काम हम जरूर ढूंढ लेंगे, ठीक है? पत्नी की कही बातें सुनकर गिरी को बहुत ज्यादा हिम्मत मिली थी। फिर उसने खुशी खुशी खाना खाने के लिए अपने हाथ और पाँव धोने के लिए उनके घर के आंगन में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ से कुछ ही दूर पे एक पेड़ था जिसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसे देखकर गिरी वहाँ पहुँच जाता है। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा खाना मिलेगा बेटा? अरे चाचा जी, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत दिनों से भूखे हो। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। ये कहता हुआ वो घर के अंदर जाता है और एक बर्तन में खाना और सब्जी डालकर लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है, और वो बूढ़ा बहुत ही जल्दी जल्दी सारा ही खाना खा लेता है। फिर खाने के बाद उससे पूछने लगता है कि बेटा, कुछ और खाना मुझे मिलेगा? ये सुनते ही गिरी फिर से अंदर जाकर जो कुछ भी बचा कुचा खाना था सारा ही लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। आपका मन कितना अच्छा है और आपका दिल बहुत बड़ा है जी। आप इतने भूखे थे लेकिन कुछ नहीं बचाया, सबका सब उस बूढ़े को दे दिया आपने। अब घर में कुछ नहीं बचा है, मैं अभी आपके लिए क्या करूं? अरे जाने देना शांति, वो बूढ़े चाचा हमसे भी कई ज्यादा भूखे थे। अब हम रात किसी भी तरह काट लेंगे और कल सुबह कुछ न कुछ कर लेंगे, ठीक है? वो बूढ़ा आदमी खाना खत्म करने के बाद एक तरबूज के ऊपर जाकर हाथ धो लेता है और वहां से चला जाता है। गिरी और उसकी पत्नी शांति दोनों ही उस रात
भूखे ही सो जाते हैं। फिर सुबह जल्दी उठकर गिरी सोचता है कि जल्दी बाहर जाकर कोई काम ढूंढेगा। ये सोचकर वो अपने घर से बाहर आता है और फिर जो उसके आंखों के सामने था वो देखकर तो वो बहुत हैरान हो गया था। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा तरबूज था, जिसे देखकर फौरन ही वो अपनी पत्नी को बाहर बुलाता है। उसकी पत्नी भी बाहर आकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई थी। ये बड़े तरबूज के बारे में सारे गांव के लोगों को पता चल गया था। इस तरह सारे ही लोग गिरी के घर पहुंच जाया करते थे उस बड़े से तरबूज को देखने के लिए। कुछ लोग ये भी चाहते थे कि उस तरबूज का स्वाद कैसा है ये उनको चखना है। ये पता चलने के बाद गिरी उस तरबूज को काटता है और सारे लोगों को एक एक टुकड़ा देता है। सारे लोगों ने खाकर ये कहा कि इसका स्वाद तो बहुत ही अद्भुत है। ऐसा स्वाद पहले उन्होंने किसी तरबूज में भी नहीं देखा था। तरबूज को खाने के बाद सारे लोगों ने गिरी को उसके पैसे भी दिए थे। उनके गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव वाले भी उस तरबूज को देखने और उसको चखने के लिए बहुत दूर दूर से आया करते थे। इस तरह उस एक तरबूज से ही गिरी ने बहुत सारा पैसा कमाया था। तरबूज के अंदर का जो हिस्सा होता है वो सारा ही खत्म होने के बाद गिरी ने उस तरबूज के अंदर छोटे छोटे कमरे बनाए थे, जैसे कि एक बहुत ही खूबसूरत घर, और उसके बाहर उसने टिकट का बोर्ड रख दिया था। गांव के सारे लोगों ने उस घर को देखने के लिए बहुत ही दिलचस्पी दिखाई थी और उसने जो टिकट रखी थी उससे उन लोगों ने टिकट भी खरीदा और अंदर जाकर भी देखा करते थे। इस तरह उस एक तरबूज से पूरी जिंदगी ही बदल गई थी गिरी और उसकी पत्नी की। बहुत पैसा कमाने के बाद गिरी ने भी एक बहुत अच्छी जमीन खरीदी थी जिसमें वो खेती कर सके। इस तरह एक तरफ तरबूज का काम और दूसरी तरफ अपनी खेती का काम करता हुआ गिरी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया था और अपने बड़े भाई से भी ज्यादा मालदार और धनवान हो गया था।